आयुष के पापा के लिए लाई थी, ये सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। जो तस्वीरें अमित मालविया जी ने ट्वीट की हैं, जहां कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वर्कर्स सब उस वक्त वहां दिखते हैं जहां पर यह हादसा होता है, और बल्कि इस तरह का बयान है कि भाई सीआरपीएफ के होते हुए भी हमें यह काम करके दिखाना है, पीछे नहीं हटना है, आगजनी करनी है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको लोकतांत्रिक गतिविधियों पर कम फेथ हो गया है और इसीलिए एक प्रयोगशाला ले में ढूंढी गई है ताकि जेन जी को उकसाया जाए? नाविका जी, अपनी कमियों को आप दूसरे के ऊपर उंगली दिखा करके खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही था कि 10 सितंबर को उन्होंने बयान दिया था और आज के समय में वो वहां मौजूद थे, तो यहाँ तो मोदी जी का छोटा सा दौरा होता है बनारस जैसी जगह में, तो विपक्ष के सारे नेताओं की नजरबंदी हो जाती है। तमाम आप पोस्ट देख सकती हैं, लोगों के घरों में कैद कर दिया जाता है। तो वो क्या कर रहा था उनका इंटेलिजेंस? आपने कश्मीर का डिवीजन किया और जिस तरीके से जो है बाद में कश्मीर के भी क्या हालात हुए, जो और उसके बाद जो है वो आपको शर्म नहीं आ रही है? पूरे देश में बीजेपी को एक्चुअली ये नैरेटिव सूट करता है, हर जगह वो डिवाइड एंड रूल, और मोदी जी खासकर इसके तो मानक पुरुष हैं। 2002 गुजरात के दंगों से लेकर के आज तक वो कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, कभी मणिपुर 3 साल से जल रहा है, उसका कोई वो नहीं। सारी चीजें जब यहां किसान आंदोलन करता है अपनी चीजों को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको आतंकवादी कहने लगते हैं। नाविका जी, एक मुनव्वर राना का पुराना शेर है, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये ऐसा सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। तो और इस चीज के तो मास्टरमाइंड हैं आप। मुझे एक बात बताइए, सारी इंटेलिजेंस आपकी है, शेरो शायरी आपकी, मुझे शेरो शायरी आपकी सुनने को मिली दर्शकों को, लेकिन आपने सीधा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, एक सवाल तो उठेगा, एक सवाल ये जरूर उठेगा कि इंटेलिजेंस कहां थी और एफसीआरए लाइसेंस आज क्यों कैंसिल हुआ? सोनम वांगचुक तो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर पिछले 14 दिनों से, तो एक्शन आज ही क्यों? किस बात का इंतजार था? ये सवाल तो आज जनता पूछ रही है। बिल्कुल नविका जी, 4 बजे तक जो पूरी की पूरी हिंसा है उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कंट्रोल कर दिया है और इसकी जांच हो रही है। पर मैं यहाँ पे एक बहुत सीरियस और बड़े मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। नविका जी, राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर एक पूरी की पूरी टूलकिट एक्टिव हो चुकी है, जो इस देश के अंदर एनार्की फैलाना चाहती है, इस देश के अंदर त्राही त्राही फैलाना चाहती है। और मैं इस तथ्यों के आधार पर आपको प्रूव करूंगा, मुझे सिर्फ 90 सेकेंड का समय दीजिएगा। आप ध्यान से देखिए कि जो ये सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है वो किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी। जब मिनिस्ट्री ने तहकीकात करी तो वो इस बात पे रिसर्च कर रही थी कि देश की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। इससे उनको विदेश से पैसा आ रहा था। क्या कोई समाज सेवी इंस्टीट्यूशन देश की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर कभी भी स्टडी करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। और ये सोनम वांगचुक कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। 2007 से लेकर 10 के बीच में ये नेपाल सरकार के एडवाइजर थे। इनके पिताजी जो है कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस ने इनको हिल डेवलपमेंटल के अंदर एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो ये एक समर्थित एनजीओ को आगे समझ के पहले दिखाते पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसके बाद में इसमें इनका असली इंटेंशन सामने आता है। और ये असली इंटेंशन सामने आता है 2 सज्जनों द्वारा। ये है स्टेंजिंग जेपांग, जो लाठी और डंडे लेकर जो है उस प्रोटेस्ट के अंदर पहुंचते हैं, और ये है दोरजो नोर्बू, जो कहते हैं कि भाई अगर सीआरपीएफ भी आएगी तो उसकी भी गाड़ी को जलाया जाएगा। उस वक्त प्रिवेंटिव फोर्स मौजूद थी, परंतु ये जो पूरा का पूरा आंदोलन, ये जो प्रोटेस्ट था, ये भयानक रूप लिया और इसके पीछे कांग्रेस के लोग मौजूद थे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। जब राहुल गांधी अपनी यात्रा के लिए लद्दाख में आते हैं तो ठीक उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि वो सीआरपीएफ की गाड़ी जलाना चाहते हैं, राहुल गांधी उन्हीं के साथ में मौजूद रहते हैं और उनकी पूरी ट्रिप की प्लानिंग
यही सज्जन करते हैं। तो इन सबके पीछे राहुल गांधी हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लद्दाख ने गांधी वाड्रा परिवार को लिखित लिखा था कि सोनम वांगचुक जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत जो पैसा है उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, परंतु गांधी वाड्रा परिवार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये कोई ऐसे नॉर्मल घटना नहीं है। मैं खुद इस ऑफिस में मौजूद था, लद्दाख बीजेपी ऑफिस का, जून के अंदर, जहां पे हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये पूरा सुनियोजित तरीके से जलाया गया। और ये प्रदीप भंडारी जी ब्रेक लगाइए 2007 की बात आप बता रहे हैं और कांग्रेस सरकार ने तब एक्शन नहीं लिया। चलिए मान लिया कि कांग्रेस ने गलत किया, 11 साल से तो आपकी सरकार है, आपने आज ही का दिन क्यों चुना एक्शन लेने के लिए? यह भी तो देश को बताइए कि अब तक ये फैक्ट्स क्या कर रहे थे, किस दराज में रखे हुए थे कि आज निकालेंगे कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। नहीं नविका जी, कांग्रेस को नीचे दिखाने के लिए ये सब एजेंसी के रडार पे थे। हमेशा हर चीज का एक टिपिंग पॉइंट होता है, ये एजेंसी के रडार के ऊपर थे। और जब इनकी हर चीज की ट्रैकिंग हो रही थी, अब जब ये समझ में आ चुका था और एजेंसीज को ये पता चल गया कि ये एक लार्जर षड्यंत्र का हिस्सा है, विद इन फ्यू आवर्स इनका लाइसेंस भी कैंसिल हुआ, इनके खिलाफ जो मुकदमा भी चला। षड्यंत्र अलाउड है, लार्जर षड्यंत्र अलाउड नहीं है, आपके ये कहने का मतलब है। छोटा षड्यंत्र कर रहे थे तो आपने जाने दिया, लार्जर षड्यंत्र हो गया तो आपने रोकने की कोशिश की है। प्रदीप भंडारी जी मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन सवाल पूछना मेरा हक है और सवाल मैं पूछूंगी। और मैं आज ऋतुराज झा जी से भी सवाल पूछना चाहती हूँ। ऋतुराज झा जी, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया है केजरीवाल जी को। अब तक थोड़ी पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की इतनी करेंसी नहीं चल रही थी। अब ये कह के कि ये तो भाई ऐसा है कि अब यहां हुआ है कल वहां होगा, आज अपॉर्चुनिटी मिल गई। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां भी जेनजी है उसे बाहर निकलना चाहिए और इस देश को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह बताना चाहिए। मैं पूछना चाह रही हूं, इरादा क्या है आपका? नाविका जी, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गांधी जी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम किसी भी हिंसक प्रदर्शन को और हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कुछ भी लेह लद्दाख में हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर बात सोनम वांगचुक की बात है, जो कि पिछले कई सालों से लेह लद्दाख में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, वहां पे अहिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को भी मानना चाहिए। जब 370 धारा हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, तो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने सरकार का साथ दिया था, देश हित में दिया था, क्योंकि धारा 370 को हटाना अत्यंत जरूरी था। लेकिन उसी वक्त जब आपने जम्मू एंड कश्मीर को असेंबली दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, अगर वहां के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो मोदी जी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन मूल्यों का ध्यान रख करके उस पर काम हो, उनकी जो है सो बात को पूरी की जाए। आपने देखा ऋतुराज झा जी अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों आप दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, माफ कीजिएगा, आप जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। लेह लद्दाख जो अब तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया। और यही सोनम वांगचुक है जिन्होंने कसीदे लिखे थे, थैंक्स कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने हमें ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको जम्मू कश्मीर से कहां जोड़ रहे हैं? तब तो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि ये लद्दाख को आपने दिया, अच्छा किया, मुंह से बोला, क्योंकि उनकी रियासत तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये मुंह से कहा था कि भाई आपने लद्दाख को रिकॉग्निशन दिए तो अच्छा किया। लेकिन सुशांत सरीन, यहां पर मुद्दा है क्या? यहां मुद्दा कांग्रेस का है या नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है देश के सामने। और अगर नहीं है तो कांग्रेस के नेता अंडरग्राउंड क्यों हैं, पाए क्यों नहीं जा रहे? यह सवाल पेचीदा सवाल नहीं है?
नाविका, पेचीदा सवाल तो है और चिंता करने वाला भी है, क्योंकि अगर कोई एक राजनीतिक दल ये समझता है कि इस तरीके का उपद्रव करवा करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेक लेंगे, तो फिर उनको ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरे के पास भी यही औजार होंगे कल को अगर वो सत्ता पे आए। और अगर सब कुछ जला करके सत्ता पे आए तो फिर क्या सत्ता होगी और क्या उसका भोगेंगे आप। तो ये पहले ही तो एक बात ये समझ लें। दूसरी, ये जो बहुत लोगों ने गुहार लगाई हुई ना कि जेन जी और एक बदलाव की लहर, ये सोनम वांगचुक के भी आप क्लिप सुनवा रहे थे, जरा ये भी देख लीजिए कि जहां पर इस तरीके का उपद्रव हुआ है और बदलाव आया है, वो बदलाव क्या लेकर के आया है। बांग्लादेश में बेरोजगारी लेकर के आया है, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो जो उसकी रियासत है, वो रियासत के पास पैसा नहीं बचा। आपके नेपाल में भी इसी तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। क्या आप इस टाइप की चीज चाहते हैं भारत के अंदर? तीसरी चीज ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक उपद्रवी भीड़ को इकट्ठा करके अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं उनका दफ्तर जला लेंगे, तो कल के ये वो भी आपके साथ कर सकते हैं। तो ये अगर हमने ये वाली एक टेंडेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो फिर तो सब चीजें भूल जाइए ना। फिर आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। चौथी चीज ये कि देखिए, जस्ट बिकॉज कोई आदमी एक मांग लेकर के अनशन कर रहा है और 15, 20, 25 वो धरने करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मांगें स्वीकार कर ली जाएंगी या कर लेनी चाहिए। और ये भी उसका मतलब नहीं है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया लेके या लद्दाख में जो चालू है उसमें कोई बहुत एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। अगर वो होती तो वहां पर हालात और बहुत ज्यादा खराब होते। और फाइनली नाविका, जहां पर सरकार की गफलत है, और हमारे मित्र जो हैं अपना भंडारी जी, ये तो